प्यारे बच्चों, कोविड-19 के खतरे से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं और इस परिस्थिति में अभी घर में ही रहना स्वास्थ्य के लिए और अपने जीवन के लिए आवश्यक हो गया है। इन परिस्थितियों में भी नवोदय मिशन आपके साथ खड़ा है और आपके साथ कैसे संपर्क साधें, इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रही है। कल मैं इस विषय को लेकर के वीडियो बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जो मेरे पास नई मोबाइल है उसमें वो टेक्निक नहीं है, उसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था। इससे पहले मैंने पीपीटी के थ्रू ट्राई किया था, जिसमें मैंने पिक्चर्स अपलोड करके बनाए थे, उससे भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी। लेकिन आज मैं जो एक नया प्रयास किया हूँ, जिसमें आपको जो भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी तरह से दिखेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जुड़ा रहूँ, और यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आती है, आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको निश्चित रूपेण से अपने सवालों का जवाब मिलेगा। तो इस कोरोना परिस्थिति में भी आप लोगों का पढ़ाई न रुके, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विमीय सूत्र क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। जब किसी व्युत्पन्न राशि या राशि को उसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमें व्यंजक, जो एक्सप्रेशन मिलता है, उसको हम लोगों ने विमीय सूत्र नाम दिया था। डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो ये विमीय सूत्र की उपयोगिता क्या है? हम विमीय सूत्र क्यों निकालते हैं? इतनी जद्दोजहद उठाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो विमीय सूत्र से हमें कई सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, उसकी कितनी उपयोगिता है। जैसे यदि आप कोई समीकरण लिखते हैं और समीकरण लिखने के समय कोई भूल हो जाती है, तो विमीय सूत्र के द्वारा आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपने जो समीकरण लिखा है, इक्वेशन लिखा है, वह गलत लिखा है या सही लिखा है। यदि गलत होगा तो आप तुरंत पहचान जाएँगे कि आपने गलत लिखा है। दूसरी बात है कि जो राशियाँ होती हैं, विभिन्न सिस्टम में उनके मात्रक अलग-अलग होते हैं। तो विभिन्न सिस्टम में जो मात्रक हैं, उनके आपस में क्या रिलेशन है, उसको जानना भी आवश्यक है, ताकि आप जब प्रॉब्लम करेंगे, जब सवाल सॉल्व करेंगे, तो उस समय आसानी से उसको बदल सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तीसरा है कि हमारा जो दैनिक जो भौतिक राशियाँ होती हैं, वह आपस में एक-दूसरे से जुड़ी रहती है और उससे आप कोई एक संबंध निकाल सकते हैं। तो इस तरह से विमीय सूत्र की कई सारी उपयोगिताएँ हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समीकरण लिखने में हुई भूल का पता करना। अब देखिए कि हम सभी लोग जानते हैं कि समान राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि आपके पास बल है, तो बल में बल को ही जोड़ सकते हैं या बल को ही घटा सकते हैं। बल में आप ऊर्जा को जोड़ नहीं सकते हैं, बल में आप ऊर्जा को घटा नहीं सकते हैं। दूरी को आप क्षेत्रफल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, दूरी को क्षेत्रफल से नहीं घटाया जा सकता है। दूरी में दूरी को ही जोड़ सकते हैं और दूरी से दूरी को ही घटा सकते हैं। इसलिए समान राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरी बात है कि किसी समीकरण में आने वाले सभी पदों के विमीय सूत्र एक ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समीकरण में जितने पद होते हैं, वो या तो जोड़ या घटाव से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। 2 पदों को या तो जोड़ा जाता है या उसको घटाया जाता है, और दो बाएँ और दाएँ दोनों तरफ के पद समान हो, ऐसी संकल्पना होती है। तो अभी हम पहले नियम से यह जान रहे थे कि समान राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब है, यदि जब हम 2 पदों को जोड़ते हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों पद समान राशि का होना चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको जोड़ नहीं सकते थे। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, एक समीकरण लिखते हैं, दूरी x को हम दूरी के डिनोट करते हैं, x = ut + हाफ at स्क्वायर। x क्या है? दूरी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। t क्या है? समय है। हाफ एक संख्या है। a क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन है। t क्या है? समय है। अब इसमें देखिए कि बाईं ओर के पद क्या है? बाईं ओर के पद है x, दूरी।
x क्या है, बाईं ओर के पद है, और दाईं ओर के पद क्या है, तो ut है एक पद, और दूसरा पद हाफ at² है। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने पद मिल गए, एक x मिला, दूसरा ut मिला, तीसरा हाफ at² मिला। अब इस समीकरण में आप देखिए तो ये ut के साथ हम लोग हाफ at² को जोड़ रहे हैं और इसको हम x के साथ बराबर कर रहे हैं। तो अभी पहले नियम के हिसाब से ही ut और हाफ at² दोनों समान राशि होना चाहिए, और चूंकि यह किसी और के साथ बराबर बन रहा है तो ये भी वही राशि होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सबका हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि समान राशि के लिए समान विमीय सूत्र होते हैं। तो दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या है, L है। दूरी का सिंबल होता है लंबाई, लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए L हो गया। दूसरा है UT, UT में आप U का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, फिर T का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करिए। तो U का जो विमीय सूत्र है वो LT-1 होता है, T का T होता है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको L प्राप्त होगा। अब ये हाफ at² है, इसको आप हाफ का विमीय सूत्र निकालिए, एक्सेलरेशन त्वरण का तो विमीय सूत्र निकालिए, समय इसका स्क्वायर का विमीय सूत्र निकालिए और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी संख्या का विमीय सूत्र हम 1 मान सकते हैं, तो इसलिए हाफ का 1 हो गया। a का क्या होता है, आप लोग जानते हैं त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो LT-2 होता है, और समय का t है, स्क्वायर है, तो t² हो गया। तो इसलिए हमारे पास L मिला, क्योंकि t-2 और t2 दोनों कट गया तो क्या बचा अपने पास, L बचा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीनों ही राशियों का जो विमीय सूत्र है वह समान है। तो सभी पदों के विमीय सूत्र समान है, अतः सभी पद एक ही राशि है। अतः ऊपर का जो समीकरण विमीय सूत्र के हिसाब से क्या होगा, सही होगा। विमीय सूत्र के हिसाब से सही होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वास्तव में सही है या नहीं यह बताया नहीं जा सकता है। विमीय सूत्र के हिसाब से वह सही होगा, वास्तव में सही है नहीं वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक दूसरा समीकरण लेते हैं जिसको हम लिखते हैं x = ut + हाफ at³। अब हम लोग, हमारे पास 3 पद मिल गए, x, ut और हाफ at³। अब ये तीनों पद का हम लोग निकालते हैं विमीय सूत्र। तो हम देखते हैं कि एक का L है, ut का L है और हाफ at³ का LT है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर तीनों पद के जो विमीय सूत्र है वह बराबर नहीं है। जब तीनों पद के विमीय सूत्र बराबर नहीं है तो ये तीनों राशियां आपस में बराबर नहीं है। ऐसे में हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है वह गलत है। जब विमीय सूत्र के द्वारा हमको पता चलता है कि कोई समीकरण गलत है तो वास्तव में भी वह गलत होगा। अब एक समीकरण हम लेते हैं जो x = ut + 1/3 at² है। यह दूरी का समीकरण हमने लिखा और इसके हमने पद देखे तो हमारे पास x, ut और 1/3 at² ये 3 पद मिले, और इन तीनों पदों का जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो तीनों का विमीय सूत्र L होता है। तो इसलिए तीनों का विमीय सूत्र समान है। इसका मतलब क्या, हम यह बोल सकते हैं कि यह समीकरण विमीय सूत्र के आधार पर ठीक है। हाँ, विमीय सूत्र के आधार पर ठीक है। हो सकता है यह समीकरण ठीक होगा, हो सकता है यह समीकरण ठीक नहीं भी होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो दूरी का होता है वो ut + हाफ at² होता है, इसलिए यह समीकरण गलत है। विमीय सूत्र के हिसाब से सही होने के बाद भी यह समीकरण गलत है। इससे हमारे पास 2 नियम निकल के आते हैं। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई भी समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, इसका मतलब वास्तव में गलत भी हो सकता है। कोई समीकरण यदि विमीय दृष्टिकोण से सही है तो वह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई विमीय दृष्टि से समीकरण गलत है तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता है। एक समीकरण दिया हुआ है, विमाओं की दृष्टि से जांच कर बताए कि समीकरण t = 2π√f(m/f)(x) सही हो सकता है या नहीं। यहाँ पर t क्या है, आवर्तकाल है, m क्या है, द्रव्यमान है, f क्या है, बल है, तथा x क्या है, विस्थापन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने पास केवल दो पद है, एक t है बाईं तरफ और दूसरा है 2π√m/f(x) दाईं तरफ। अब ये दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। जब दोनों का विमीय सूत्र निकालते हैं तो बाईं तरफ हमें कैपिटल T मिलता है और दाहिने तरफ भी कैपिटल T मिलता है। तो इस तरह से दाहिने और बाएं तरफ दोनों ही कैपिटल T है, तो यह विमाओं के दृष्टिकोण से सही समीकरण है।
अब यह वास्तव में सही है या नहीं है, यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब किसी राशि के मात्रक को बदलना, दूसरी उपयोगिता क्या है हमारी? किसी राशि के मात्रक को बदलना। तो क्या होता है कि यदि मूल राशि एसआई मात्रक के स्थान पर कोई और मात्रक काम में लाए, तो सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी बदल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एसआई सिस्टम में दूरी का मात्रक होता है मीटर और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। और वहीं पे सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जो मूल राशियां हैं उनका विभिन्न मात्रक सिस्टम में क्या रिलेशन है यह हमें पता है। अब कोई व्युत्पन्न राशि है जैसे क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है लंबाई गुने लंबाई, तो क्षेत्रफल का एसआई सिस्टम में क्या होगा और उसका जो है सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, तो दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकाल लेने से हमें आसानी से निकाल सकते हैं। वो उसी तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। यह हम कैसे कर सकते हैं? तो यह बीमीय सूत्र के द्वारा ही निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं ऊर्जा का। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हम लोग जूल जानते हैं और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका मतलब क्या है कि एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक जूल रखा गया है और सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक अर्ग है। अब हमको जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है यह निकालना है। तो ऊर्जा का पहला क्या काम करेंगे कि विमीय सूत्र क्या है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है वह निकालेंगे। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m l के घात 2 t के घात -2। ये क्या होता है? ऊर्जा का विमीय सूत्र m और l के घात 2 t के घात -2। अब क्या है कि 1 जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? m का जो होगा m का जो मात्रक होगा उसको 1 किलोग्राम लिखें, दूसरा L है उसका मात्रक 1 मीटर है, उसका पावर घात है तो 2 लिखा और समय का क्या है 1 सेकेंड उसका घात -2 है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर उसी तरह से अर्ग क्या होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों को रिलेशन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 जूल बट्टा 1 अर्ग करना पड़ेगा और सभी को बट्टे में करके फिर हमको रिलेशन निकलेगा। तो 1 जूल बट्टा 1 अर्ग बराबर क्या होगा 1 किलोग्राम के 1 ग्राम से डिवाइड किया, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से डिवाइड किया, 1 सेकेंड को 1 सेकेंड से। अब ये कितना हो गया? ये 1000 हो गया। ये हमारा 100 हुआ तो ये 100 गुने 100 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिला 1000 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 -2 तो 10,000 इंटू 1 10 टू दी पावर 7। इसलिए हम लोग 1 जूल बराबर क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर 7 अर्ग। 1 अर्ग बराबर क्या लिखेंगे उल्टा हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 जूल। इस तरह से हमारे पास ऊर्जा का एसआई मात्रक और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी मेथड को आप आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, तो आप लोग बल और डाइन के बीच में भी इसी प्रकार से रिलेशन निकाल सकते हैं। बल का विमीय सूत्र mlt-2 होता है। अब तीसरा जो हमारे पास काम है वह क्या है कि यदि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध निकालना है तो तब भी हम विमीय सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास क्या है सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम है, इसमें क्या होता है कि एक वायर होता है जिसको हम लोग वायरलेस या धागा बोलेंगे, जिसको हम लोग वेटलेस मान सकते हैं। उसमें एक बॉल लगा होता है जिसका मास m होगा और इसको ये किसी एक पॉइंट से बंधा होगा। इसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो एक बीच की पोजीशन से हटा करके एक पोजीशन पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये नीचे आएगा इस अपने सेंट्रल पोजीशन में, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस आएगा, फिर ये अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरह से ये दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन करता रहेगा, दोलन करता रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोलक। अब ए पॉइंट से जो एक्सट्रीम ए एक एक्सट्रीम है और सी दूसरा एक्सट्रीम है,
तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाना, फिर वहां से वापस आने में जो समय लगता है, उसको हम लोग दोलक का आवर्तकाल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको दोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अब ये जो आवर्तकाल है वह किन किन राशियों पर निर्भर करेगी? तो ये जो लेंथ है, ये जो धागा है उसके लेंथ पर निर्भर करेगी, ये जो द्रव्यमान है, ये जो बॉल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, और इस पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, किसकी वजह से बल लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो mg हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो के कारण त्वरण, तो ये क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो कितने राशियों पर यह डिपेंड करती है? तो ये धागे से वस्तु का जो द्रव्यमान है, बंदी वस्तु का, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, धागे की लंबाई पर निर्भर करता है, और इसको mg बल पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो दोलक आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक समय होता है, उसका सिंबल क्या होगा? टी होगा। तो क्या दोलक आवर्तकाल को एक हम समीकरण मान सकते हैं क्या? तो हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, T इक्वल टू के एम ए एल बी एम जी टू दी पावर सी। हम लोग 3 घात मानते हैं, A, B और C। इसलिए T बराबर क्या हो गया? के एम ए एल बी एम जी सी। और मास को हम लोग क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। L को क्या लिखते हैं? कैपिटल L लिखते हैं। mg को क्या लिखते हैं? MLT-2 लिखते हैं। तो अब अपन के पास क्या हो जाएगा? एक m का पावर घात a है और यहाँ पे m की घात c है, तो ये दोनों मिल जाएगा तो a प्लस c हो जाएगा। l का घात b है और l का घात c है, तो b प्लस c हो गया, और ये t का घात -2c हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो इधर क्या है? t का घात 1 है, m का घात 0 है, l का घात 0 है। तो इससे जब तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकलेगा, तो c -2c बराबर क्या होगा? 1। जो t का घात है वही यहाँ पे होगा, तो -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2 हुआ। a प्लस c बराबर 0, तो a इक्वल टू -c 1/2 हुआ। b प्लस c बराबर 0, तो b इक्वल टू 1/2 हुआ। तो इसलिए t इक्वल टू के √L/g हुआ। तो वास्तव में आवर्तकाल भी क्या होता है? 2 पाई इक्वल टू √L/g होता है। इस तरह से हमको एक संबंध निकल गया, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध निकला। लेकिन विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध निकालना तो आसान नहीं है, क्योंकि यह किन-किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, यह पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो चर राशियां हैं, जितनी चर राशियां हैं उतने समीकरण होने चाहिए। यदि उससे कम समीकरण होंगे तो फिर हमें कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमको नहीं मिलेगा। और यदि मान लीजिए कि वह जोड़ के रूप में, जैसे x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो वहां पर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन इस मेथड के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा बात है कि जो गुणांक होता है, जैसे k एक कांस्टेंट था, उसका मान भी हम लोग इस मेथड के द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम सभी को प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी को नमन करते हुए अपने इस भौतिक का जो विषय है उसको आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा लेनी है। धन्यवाद।